हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2016 के सीडीपी के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस की। इससे पहले के 15 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना नंबर 1 जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। नंबर 2 विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। नंबर 3 शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। या फिर नंबर 4 एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जो सामान्य छात्र होते हैं उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे सकारात्मक धारणा का विकास होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु का निर्धारण भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है नंबर 1 सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नंबर 2 सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नंबर 3 गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। या फिर नंबर 4 गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए, जब बच्चे विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के संपर्क में आएंगे तो उन्हें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, नई नई परंपराओं और भाषाओं का भी ज्ञान होगा। इसीलिए बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा नंबर 1 केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 2 नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नंबर 3 नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। या फिर नंबर 4 श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चे के साथ आप साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। उन्हें ईयरफोन की सुविधा दिलाकर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ऐसी सुविधा आप बच्चों को उपलब्ध कराएंगे तो वह नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? नंबर 1 यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। नंबर 2 वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। नंबर 3 वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। नंबर 4 वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए, जब आप प्रतिभावान शिक्षार्थी को आप चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे तभी वो कक्षा की गतिविधियों में भाग लेंगे, उसमें इंटरेस्ट रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। नंबर 1 ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। नंबर 2 अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। नंबर 3 विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नंबर 4 अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। जब आप विषय वस्तु को विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे तो बच्चे सरलता के साथ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। नंबर 1 जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। नंबर 2 जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। नंबर 3 जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। नंबर 4 जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं।
तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। संवेगात्मक आवश्यकताओं से क्या मतलब होता है? प्रेम और सहयोग की भावना। उन्हें जब आपका प्रेम और सहयोग मिलेगा तब वे सीखने के लिए सदैव तत्पर भी होंगे और महत्वपूर्ण अनुभव भी करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पॉइंट ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। पॉइंट बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। पॉइंट सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में पता चलता है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, तभी वो पक्षी को पहचान लेता है। तो पॉइंट ए सही है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। पॉइंट बी भी सही है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है, ए, बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? नंबर 1, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। नंबर 2, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। नंबर 3, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। इसके बाद वाला सेंटेंस ये कट कर दीजिए क्योंकि ये पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। नंबर 4, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ये बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरणा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? नंबर 1, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नंबर 3, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। या फिर नंबर 4, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो प्रतियोगितात्मक परीक्षण से ये गलत होगा। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, तो ये भी गलत होगा। ये बाहरी प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है लेकिन आंतरिक रूप से उत्प्रेरित नहीं कर सकता। उनमें चिंता और डर पैदा करके, तो ये तो निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। नंबर 1, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। नंबर 2, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। नंबर 3, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। या फिर नंबर 4, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा रटकर याद करने के लिए, तो ये तो रटकर याद करना निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो पॉइंट 1 गलत हो जाएगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, दंड का उपयोग करके, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दंड देना निगेटिव वर्ड है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। देखिए, जब तक बच्चा उत्प्रेरित रहेगा तब तक वह लगातार सीखता रहेगा और तब तक सीखता रहेगा जब तक उसकी जिज्ञासा शांत ना हो जाए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? नंबर 1, शारीरिक दंड। नंबर 2, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नंबर 3, प्रतियोगितात्मक कक्षा। नंबर 4, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो शारीरिक दंड, प्रतियोगितात्मक कक्षा और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति एक भिन्न तरीके से सीखता है और सीखने की शैली भी भिन्न होती है। सीखने की 7 शैलियां होती हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नंबर 1 नियामक है। नंबर 2 समावेशन को हतोत्साहित करता है। नंबर 3 आवृत्ति को बढ़ावा देता है। या फिर नंबर 4 खोज को प्रोत्साहन देता है। तो प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो
खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बात प्रगतिशील शिक्षा की हो रही है जो कि बाल केंद्रित होती है और विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि नंबर 1 बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। नंबर 2 बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नंबर 3 विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। या फिर नंबर 4 शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। जब आप बच्चों से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को जानेंगे तो आपको उनके मानसिक स्तर का पता चलेगा, जिससे आप अपनी शिक्षण पद्धति का चुनाव करके अपने विषय को उनके लिए सरल बना सकते हैं। इसलिए बच्चों से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को हमें महत्व देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। नंबर 1 अधिनायकी, नंबर 2 अनुमतिपरक, नंबर 3 सुविधादाता, या फिर नंबर 4 सत्तावादी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराता है, स्वयं से करके सीखने पर बल देता है। तो क्या हुआ शिक्षक? सुविधादाता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम नंबर 1 का एकमात्र निर्धारक होती हैं, नंबर 2 के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, नंबर 3 पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, नंबर 4 पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। देखिए, शिक्षिका की अपेक्षाएं चाहे उच्च स्तर की हो या निम्न स्तर की, वो बच्चों के अधिगम और उनकी कार्यशैली को प्रभावित करेंगी ही करेंगी। कैसे? मान लीजिए आपकी टीचर की आपसे अपेक्षा है कि आप सीटेट में 100+ स्कोर करेंगे, ठीक है। अब इस परिस्थिति में आप पर एक मानसिक तनाव बन जाता है। इसमें आप अपनी क्षमता से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। तो ये थे 15 क्वेश्चन सीडीपी के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।